जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में 22,000 से ज्यादा नौकरियां आउटसोर्स की गई हैं। सरकार ने आउटसोर्सिंग पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और सीएम ने आउटसोर्सिंग और पिछले दरवाजे से भर्तियों में अंतर बताया है। आईटी समेत कई सेवाओं में निजी कंपनियों को काम सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अलग अलग विभागों में नौकरियों को आउटसोर्स करने की प्रक्रिया का बचाव करते हुए विपक्षी पार्टियों के खिलाफ पिछले दरवाजे से भर्तियों के आरोपों को खारिज किया है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 सालों में 29 सरकारी विभागों ने 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को 22,454 नौकरियां आउटसोर्स की है। इन नौकरियों में सिक्योरिटी, सर्विस, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी के लिए आईटी और सफाई, कंप्यूटर ऑपरेशन, वोकेशनल ट्रेनर, वोकेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉच एंड वार्ड ड्राइवर सहित अन्य नौकरियां शामिल हैं। आउटसोर्सिंग का बचाव करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये पिछले दरवाजे से नियुक्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से नियुक्ति और आउटसोर्सिंग के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सरकार नौकरियां भी दे रही है, लेकिन जहां भी योजनाओं के लिए जरूरत होती है वहां नौकरियां आउटसोर्स की जाती है। उन्होंने आउटसोर्सिंग को पिछले दरवाजे से नियुक्ति कहने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना भी की है। और इस बीच अब यहाँ पर बड़ी बात है कि सवाल उठ रहा है कि नौकरियों की आउटसोर्सिंग को लेकर, जिसको सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं पिछले दरवाजे से घुसाने के, ऐसा नहीं है। और कई सारी ऐसी सीटें हैं, कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो साफ तौर पर दी गई है। 22,000 से ज्यादा ऐसी वैकेंसीज है जो फुलफिल की गई है। और अब यहाँ पर ज्यादा नौकरियों की आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और अब देखना यह है कि क्या सरकार में इन वैकेंसीज को लेकर कभी सामने आ रही है या कोई और इसके पीछे बड़ा राज छिपा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, सरकार जिस तरीके से नौकरियों को लेकर बात कर रही है, आउटसोर्सिंग की बात कर रही है, क्या सच में जो ज्यादा डिमांड वैकेंसीज की जा रही है वो कमी भी बताती है एक तरफ नौकरियों की? अगर बताया जाए कि 29 विभाग हैं जिसमें 22,454 लोगों को आउटसोर्स किया गया है। यानी जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं रूपाली, तब आप कहते हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारी मीन्स गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, परमानेंट जॉब्स देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब नैरेटिव बदल चुका है। कोई भी सरकार इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो सरकारी नौकरी हर एक व्यक्ति को दे, हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। और वैसे भी अगर अनुपात देखा जाए जम्मू कश्मीर का 4.5 लाख के करीब सरकारी मुलाजिम है, और हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में अगर हम यूपी से, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी इतने ज़्यादा एम्प्लॉय सरकारी नहीं होते हैं। यहाँ पर एक सरकारी नौकरी को लेकर के सियासत होती रही है कि हम अपने टेन्योर में इतनी सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है 22,454 आउटसोर्स किए गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच्चाई और जो वादे होते हैं चुनावी, उन्हें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरियों को लेकर सिर्फ सरकार पर हम छोड़ नहीं सकते ना चीज़ें। विनोद जी, यहाँ पर प्राइवेट अगर बात की जाए, कंपनीज का आना या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अगर बात करें, इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम खास तौर पर बात करें, सरकारी नौकरी का ट्रेंड और क्रेज बहुत ज़्यादा है। वेल, ये लगातार इस बात पर चर्चा होती रही है। आज हम अपनी बच्ची की या अपनी बहन की शादी करते थे, हमारी मेंटेलिटी जो ये रहती कि बच्चा जिसके साथ हम शादी करने जा रहे हैं वो सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। भले ही कोई दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी में लगा होगा, उसका पैकेज 12 लाख 15 लाख भी होगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है कि मानसिकता हमारी ऐसी बन गई है कि सरकारी नौकरी में एंड तक हमें पेंशन भी मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर SRO 43 पहले हुआ करता था कि अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता तो वो बाप की जगह बेटे को नौकरी मिली, ऐसी मानसिकता से अब बाहर निकलना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब उपलब्ध नहीं है। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम कितना जा सकते हैं, खुद का कारोबार कैसे कर सकते हैं। इस पर हमें ना पढ़ाया गया इस तरीके से, ना हमारी शिक्षा पैटर्न में ऐसा कोई बदलाव किया गया। इसलिए हमारी कंसंट्रेशन यही रहती है, हमारी सोच यही रहती है, हमारी जो
ये मानसिकता है, इसी तक है कि सरकारी नौकरी मिल जाए वही बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है। विपक्ष के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, जो पिछले दरवाजे की भर्ती वो साफ तौर पर इन तमाम वैकेंसीज को कह रहे हैं? देखिए 22,454 लोग हैं। डेफिनेटली विपक्ष के पास एक अवसर मिल जाता है कि वो कह सकती है कि भले ही आपने आउटसोर्स किए हैं, लेकिन इसमें भी आपके पास कोई फ्लॉ है, आप अपने वर्कर्स को लगवा सकते हैं। 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं, 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं। 200 कंपनियां जो आएंगी, कंपनीज के हेड होंगे, उनको बंदा एमएलए फ़ोन करके तो कह सकता है कि मेरे इतने बंदे लगा दीजिए, वैसे आपने उधर। तो ऐसा होता है, ऐसा आरोप जो है विपक्ष का लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए, भले ही आप आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स में भी जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। और दूसरा है, फिर क्या करेगा एसएसआरबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्या औचित्य, क्या रह गया, उसका रेलेवेंस क्या रह गया? भाई साहब, आपने पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, आपने टेंडर निकाल दिया, हमें इतने आउटसोर्स के लिए इतने एम्प्लॉय चाहिए, इस कैटेगरी के चाहिए, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन के हो, सफाई के हो या हाउसकीपिंग के, तो पोर्टल में जो अपना टेंडर भरेगा, जिसका मिनिमम प्राइस होगा उसको वो दे देंगे। एसएसआरबी का इतना ताम झाम, अब तो बड़ा सा उनका ऑफिस भी बनने जा रहा है दोमाना साइड में, उसका रेलेवेंस भी। तो यहाँ पर अब हम क्या माने, अभी जो वक्त की नीड क्या है, अस्थायी रोजगार जम्मू कश्मीर के लिए या फिर स्थायी सरकारी नौकरी, इन दोनों में से डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए, हमें सच का सामना करना होगा, सियासत को छोड़ करके जनता के बीच में जाके बताना होगा कि हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, और जो सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं वो छोड़ दें। और हमें सियासी भाषणों में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम सत्ता में आएंगे तो इतनी लाख नौकरियां इतनी देर में दे दें। ये सच्चाई हमें मान लेनी चाहिए, और लोगों को, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि आप अपना काम करें, आप अपने वेंचर शुरू करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख करें। ऐसा नहीं कि आप सरकार पर ही पूरी तरह से निर्भर रहें। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनता को भी समझना होगा कि सरकारी नौकरियां अब उतनी नहीं रही हैं, और इस बीच जो वादे जनता से किए जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अब बदलाव सरकार को लाना पड़ेगा, या वो पार्टी जो बड़े बड़े आश्वासन जनता को देती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। और इस बीच जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भगवती नगर आधार शिविर पर सीआरपीएफ और पुलिस तैनात कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से कड़ी जांच चल रही है। यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग की अगर बात करें तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। भगवती नगर स्थित यात्रा के आधार शिविर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। सुरक्षा बलों ने डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। यात्रा के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 3 जुलाई को भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की ओर रवाना करेंगे। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो इस बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं, चाहे वो लखनपुर प्रवेश द्वार की बात की जाए या फिर भगवती नगर बेस कैंप। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर है, और पीएमजेएवाई को लेकर ये बड़ी खबर है। इस बीच आपको बता दें कि इस योजना पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई सेहत योजना पर प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी सेवाएं जारी रखने का संकेत दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू की 175 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी जो है वो दे दी गई है, और भुगतान इसका जल्द शुरू होगा। 30 जून के बाद भी सेवाएं जो है वो जारी रहने वाली है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो पीएमजेवाई स्कीम है, इस बीच इसके तहत जितने भी प्राइवेट अस्पताल शामिल है और डायलिसिस सेंटरों की अगर बात करें तो उन्होंने संकेत दिया है कि वे 30 जून के बाद भी अपनी सेवाएं देना जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार ने बकाया पेमेंट जारी करने का भरोसा दिया है।
जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने इस प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल अस्पतालों को पेमेंट करने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। हालांकि ये फंड अभी स्टेट हेल्थ एजेंसी के खाते में जमा होना बाकी है, जिसके बाद ही प्राइवेट अस्पतालों को पेमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल सूत्रों का ये भी कहना है कि फंड जारी होने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है। यह घटनाक्रम जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर एसोसिएशन द्वारा बकाया पेमेंट्स और क्लेम सेटलमेंट में देरी के कारण 1 जुलाई से योजना से हटने की चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद हुआ है। सूत्रों के अनुसार स्टेट हेल्थ एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि मंजूर की गई राशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी और जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। बैठक के बाद एसोसिएशन ने अपना रुख नरम भी किया है, संकेत दिया है कि अगर बकाया पेमेंट को प्राथमिकता के आधार पर क्लियर कर दिया जाता है तो ही वे योजना के तहत काम करना जारी रखेंगे। प्राइवेट अस्पतालों का ये भी कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पेमेंट मिलने में वे सरकारी अस्पतालों की तुलना में लगभग 3 महीने पीछे हैं, जिससे हेल्थ केयर संस्थानों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि मंजूर किए गए फंड के जारी होने के संकट कम होंगे और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर में लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के हेल्थ केयर सेवाएं मिल सकेंगी। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल अब भविष्य की कार्रवाई के बारे में कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले स्टेट हेल्थ एजेंसी के खाते में फंड ट्रांसफर होने और उसके बाद बकाया क्लेम के पेमेंट का इंतजार कर रहा है। और इस बीच तमाम वो प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान स्कीम के अंडर आते हैं और अभी तक उनकी पेमेंट उन्हें नहीं दी गई है, जो कार्ड के जरिए पेशेंट्स ने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, लंबे समय से लंबित पड़ा है। इसको लेकर ये चेतावनी दी गई थी कि ये बंद कर दी जाएंगी सर्विसेज। अब बड़ा फैसला ले लिया गया है कि इस स्कीम में जितने भी पैसे अस्पताल के बनते हैं उन्हें जल्द से जल्द दिए जाएंगे। वहीं पर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में पीएचई डेलीवेजर 22 जून को हड़ताल पर चले जाएंगे। फ्रंट का कहना है कि पिछले 4 सालों से लगातार विरोध प्रदर्शन और मांगों के बावजूद सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 22 जून से आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके साथ 22 जून को मेरी आपके माध्यम से हर डेलीवेजर को हर सुंदरबनी से लेकर जोरी, नशहरा, अखनूर, खौड़, बिलावर, कठुआ, बसोली, उधमपुर, इन सब एरिया से हमारे सभी के सभी डेलीवेजर 22 जून को जम्मू ओल्ड बीसी रोड में इकट्ठे होंगे। एक बार फिर सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन रहेगा और ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि 4 साल होने के उपरांत आज तक डेलीवेजर खाली हाथ। हम वही लोग जो कोविड के समय रेड जोन एरिया में काम करने वाले, हम वही लोग जो ऑपरेशन सिंदूर के समय, जहां ऑपरेशन सिंदूर के समय ड्रोन लहराए जा रहे थे और ये डेलीवेजर दिन रात अपनी सेवा दे रहा था। कहने को पीएचई मुलाजिम रीढ़ की हड्डी इस डिपार्टमेंट की, मेरा अफसोस आज तक किसी सरकार ने इस डेलीवेजर के साथ इंसाफ नहीं किया। आज तक हम लोग सिर्फ प्रदर्शन पे प्रदर्शन करते रहे, सिर्फ आश्वासन मिलते रहे, सिर्फ मैनिफेस्टो के नाम पे डेलीवेजर गुमराह होता रहा और हमारे डेलीवेजर की लाशों पे राजनीति होती रही। तो मैं आपके माध्यम से मौजूदा सरकार, एनसी सरकार को ये जरूर कहूँगा कि डेलीवेजर के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ किया जाए, वरना 22 तारीख को एक बार डेलीवेजर फिर सड़कों में उतरने के लिए तैयार। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आम जनता को जितनी परेशानी रहेगी उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार रहेगी। इससे पहले कि हम लोग सड़कों में उतरें, सरकार हमारी जेन्युइन डिमांडों को पूरा करने का प्रयास। आरसपुरा इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। इसी महीने सलामा चक गांव से मोटर चोरी होने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना चोरों ने शर्मा की दुकान के बाहर से उनकी मोटर चुरा ली। दूसरी घटना में इसी हफ्ते की शुरुआत में चोरों ने
सलामा चक के रहने वाले एक परिवार की मोटर और हैंडपंप चुरा लिया। इसके अलावा बुधवार को कोलागांव में भी चोरी की एक और घटना हुई थी। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन चोरियों में शामिल लोगों की जल्द पहचान करने के साथ इस इलाके में गश्त बढ़ाई जाए। लेकिन ये ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਘਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਦੇਖਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖੁੱਲੀ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਓ ਜਾਓ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। काफ़ी महीना सवा महीना हो गया कि इत्थे मोटरां खुलना शुरू हो गई। मेरी अपनी मोटर जिहड़ी है नलके दी मोटर तो बिल्कुल पीर बाबे के सामने खोल के लई है, कोई पता नहीं लग्या। अज तक महीना हो गया, काफ़ी 10-15 चोरियां साढ़े इस एरिए च हो गई ने। अज राती दी फिर एक मोटर खोल के लै गए ने कोलां तो, सलामे झग तो, फिर कोठी तो खुल गई मोटरां। कोई पुछताछ ही कोई नहीं। पुलिस नूं रातीं गश्त करनी चाहिए थोड़ी, ते लोकां नूं भी चाहिए थोड़ा जिहा अपने संभल के रहना चाहिए इनू जी। चोरियां तो वारदात काफ़ी वधी गई है अशोक जी, बाकी इहदे पर कोई अंकुश नहीं लग्या दा, मतलब कोई इनकी सख्ती नहीं बरती जा रही। कम से कम पुलिस नूं चाहिए कि रात नूं गश्त करन, नाके लगान, ते कुआड़ियां दा भी थोड़ा देखण जाके उत्थे CCTV कैमरे चैक करन जाके। आरएसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते इलाके में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। जगह जगह कचरे के ढेर जमा होने से स्थानीय लोगों और दुकानदारों में चिंता बढ़ रही है। दुकानदारों ने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में प्रदर्शन कर सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आरएसपुरा की, बाद में कह रहे हो आप लोग ये काम नहीं करते, क्या काम करेंगे फिर? ये क्या काम करेंगे आपके लिए अगर आप इनको पूछोगे नहीं तो? हम पूरे स्टेट में हड़ताल चल रही है। पूरे स्टेट में सबसे बड़ी उम्र सरकार की नालायकी ये है, इन लोगों को वहां पर बुलाया है श्रीनगर में, ये लोग गए हैं वहां पर, मगर क्या किया इनके साथ? एक टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड बाउंड कर दिया, उसके बाद क्या किया? उनके बाद ये फिर मजबूर हुए हड़ताल के लिए ताकि ये अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। पिछले 15 साल से जो 9000 में जी रहा है, आप बताओ 9000 में कैसे जिया जाता है? जहाँ पर एक बंदा बता दो मेरे को कोई 9000 में अपनी फैमिली चला के रखे। ये आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा गंदगी से क्या होता है। ये आने वाले टाइम से पता लगेगा आपको गंदगी से क्या होगा। ये जो बारिश आएगी, जो नालियों का पानी बाहर आ रहा है, इससे बीमारियां फैलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए कि इनको बुला के अपने पास, तो इनको बुला के इनके ऊपर पीठ पे हाथ रखें कि क्या करना है, इसके आगे क्या आपकी बस है, ये कुछ बताएं अपनी। पुंछ में कालिका माता मंदिर गली के नजदीक बीती रात अचानक आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये दुकानें स्थानीय निवासी राजेश कुमार और कमल ठाकुर की थी। दुकानदारों के मुताबिक अचानक लगी आग ने देखते ही देखते दोनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने अपनी मदद से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि फायर और इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर देर से पहुंची, जिससे दोनों दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुंछ बाजार में PHE डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पानी की सुविधा भी मौके पर काम नहीं आई, जिस पर स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने नाराजगी भी जताई है। सर, हमें 1:30 बजे कॉल आई कि आग लगी है, तो हम आए वहाँ से।
1:30 बजे आए तो देखा इधर टोटल ख़त्म हो गया था। तो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, वो 3:30 बजे आ रहे हैं, जो कि ये यहाँ से 5 मिनट लगते हैं उनको आने के, तो वो 2.5 घंटे के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो तब तक टोटल हमारा लॉस हो गया है। क्या चाहते हैं? सर हमें इंसाफ चाहिए कि ऐसा और किसी के साथ ना, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। 2.5 घंटे लगाते हैं, जो कि यहाँ से 5 मिनट लगते हैं आने में फायर ब्रिगेड को। मैं तो बोलता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये तमाशा देखते रहे, किसी की घर जल रहा है, दुकान जल रही है, और ये घर में बैठे हुए उधर अपने आराम कर रहे हैं। तो शर्म होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इनसे। कितना नुकसान हुआ? सर 4 से 5 लाख रुपए का सामान था, वो टोटल ख़त्म हो गया है। वो देख सकते हैं आप, सब पूरा देखो क्या हालात। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे, रात को जो आग लगी यहाँ पे अचानक से, तो उससे जो दुकानें थी 2 वो बिल्कुल जल के राख हो गई हैं। और जैसा कि मौके पे उस समय जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी है वो कम से कम 2-2.5 घंटे लेट पहुंची, और जिससे जो आग के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सका। और जितनी भी इनको बचाने की कोशिश की गई, वो जो आसपास के जो निवासी थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं आग बुझ पाई। और पूरी तरह से जो आप देख सकते हैं दुकानें, दोनों दुकानें जल के राख हो चुकी हैं। और मेरा यही कहना है कि अगर हमारे पास अगर फायर सर्विसेज यहाँ से कम 5 मिनट की दूरी पे अगर हम गाड़ी की उससे बात करें लिहाजे से कि अगर गाड़ी अगर पहुंचना हो तो, लेकिन उसको 2-2.5 अगर घंटे लग जाते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूं कि शायद पीएचई की तरफ से भी जो शहर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इमरजेंसी के कि जिसमें अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाए तो वो मतलब इमरजेंसी पॉइंट खोल के उनसे भी, लेकिन वो भी नहीं उस वक्त कोई पानी का प्रबंध था, तो उसी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर मौके पे अगर गाड़ियाँ उस वक्त फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की पहुँचती। रियासी में पौनी तहसील के कोठिया इलाके में शिव शक्ति आश्रम के पास बना तालाब सूख गया है, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां तड़प तड़प कर मर रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब का पानी पूरी तरह खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद पहल करते हुए पानी के टैंकर से पानी डालकर मछलियों को बचाने की कोशिश की। इस तालाब को ग्रामीण विकास विभाग ने बनवाया था और ये न केवल मछलियों के लिए बल्कि आसपास के जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए भी पानी का एक अहम स्रोत है। पानी खत्म होने से जंगली जानवरों को भी भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस गंभीर स्थिति पर तुरंत ध्यान देने और तालाब में नियमित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि मछलियों और जंगली जानवरों की जान बचाई जा सके। ये तालाब जो है हमारी आरडीडी डिपार्टमेंट ने बनवाया है। तो इस तालाब में हर साल जो मौसम में जो अभी बारिशें नहीं हुई तो इसमें पानी सूखता है। तो हर साल कोई डिपार्टमेंट या सोशल जो हम लोग हैं किसी से रिक्वेस्ट करके उसमें पानी डलवाते हैं। तो आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि वहाँ पानी जो है वो सूख चुका है और उसमें मछलियाँ वगैरह जो जंतु हैं वो मर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि पीएचई डिपार्टमेंट वाले वहाँ कोई टैंकर की व्यवस्था से पानी डालें, ताकि मछलियाँ जो गंदगी भी फैलेगी और मछलियों का जीवन भी बर्बाद होगा तो वो ना हो सके। मैं खुद भी प्रयास करता हूँ कि शाम तक उसमें पानी डाल दिया जाए। जहाँ पे हजारों की तादाद में मछलियाँ थी, पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, उसकी वजह से जो जहाँ पे आपने पीछे आप कैमरामैन से बोलिए दिखाइए कि पूरा तालाब सूख चुका है और हजारों की तादाद में मछलियाँ थी वो मर चुकी हैं। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन से बीओ साहब जी से अनुरोध करते हैं कि जहाँ पे 4-5 टैंकर पानी डाला जाए, ताकि कुछ देर के लिए जब तक बारिश नहीं होती है तो इसमें जो है मछलियाँ जो अपना जीवन यापन कर सके, वो जिंदा रह सकें। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दी जाए ताकि जो पानी इसके बीच में रुक सके। बाद में पानी रुकता नहीं है तो बाहर चला जाता है, उस वजह से मछलियाँ जो मर रही हैं। जी ये जो है बहुत ही पुराना आश्रम है, आपको तो पता ही है, जहाँ पे लंगर वगैरह सब लगते हैं और पूरे गांव के लोग जो है मछलियों को आटा वगैरह यहाँ पे डालते हैं। लेकिन अब मछलियाँ मर जाएंगी तो इसका कौन देखेगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एक तो धार्मिक स्थान है जहाँ पे आते जाते जो टूरिस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से एक सरोवर के रूप में बनाया जाए तो इसके अच्छा सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखरेख अच्छे से करे और मछलियाँ जो है वो अच्छे से जी सकती हैं। जी हम मीडिया के थ्रू यही बात वीडियो साहब से कहना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में आपने देखा कि बंदर भी आ रहे हैं पानी पीने के लिए। मछलियां तो मरी गई हैं बेचारियां, तो अभी थोड़ा बहुत जो जिंदा हैं। वीडियो साहब से हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्दी तो पानी के 2-4 टैंकर जहां पे डाले जाएं तो पूरा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।